हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक के बारे में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा था। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा रिमेम्बर करते हैं कि फ्री कंसेंट हमने क्यों पढ़ा था, क्यों इम्पोर्टेंट है कि कंसेंट ना लिखकर सेक्शन 10 में फ्री कंसेंट ही क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। खाली कंसेंट अगर आप ले लेंगे कॉन्ट्रैक्ट में और वो अगर इन्फ्लुएंस करेंगे जो कि फैक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं, जैसे कि कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, ऐसे केसेस के अंदर हम नहीं कहेंगे कि जो कंसेंट ली गई है वो फ्री कंसेंट। तो चलिए इस पार्ट को समझते हैं कि फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या क्या कहता है। तो सेक्शन 17 जो है वो हमें फ्रॉड के बारे में बताता है और डिफाइन करता है। तो सेक्शन 17 कहता है हमारा दैट फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, इंक्लूड्स यहाँ लिखा है तो इसका मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, any of the following acts committed by a party to a contract or with his convenience or his agent with the intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into contract। खिचड़ी पक गई, धीरे धीरे समझते हैं क्या कह रहा है और फ्रॉड को कैसे डिफाइन कर रहा है। फ्रॉड का मतलब ये है दैट कोई भी एक्ट, जो कि एक्ट्स नीचे मेंशन है, ये 5 एक्ट्स मेंशन है नीचे सेक्शन 17 के अंदर, से हम बाद में पढ़ेंगे। अगर वो एक्ट्स किस किसने करा है, या तो पार्टी या जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है उसने, या फिर उसके एजेंट ने, मतलब कि इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसके एजेंट से भी पार्टी करवा सकती। साथ ही साथ में एक्ट करना ही इनफ नहीं होगा, साथ ही साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है दैट कि आपकी इंटेंशन भी है दूसरी पार्टी को डिसीव करने की, दूसरी पार्टी को धोखा देने की। डेटो तो जो एजेंट है और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ताकि आप सामने वाले की पार्टी, जो पार्टी है उसको आप इंड्यूस कर सको कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो पाए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं वो कौन से एक्ट्स हैं जो पार्टी है उनके एजेंट्स कर सकते हैं विद इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, ताकि वो इंड्यूस कर सके टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें से पहला है सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू। आप किसी चीज का ऐसे सजेशन दे रहे हैं किसी फैक्ट का जो कि ट्रू नहीं है, मतलब कि वो झूठा है, फॉल्स है, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। और जो इंसान ऐसे फैक्ट का सजेशन दे रहा है उसे खुद को ये बात का बिलीव है कि वो ट्रू नहीं है, और ये जो स्टेटमेंट है ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, मतलब कि ये जो फॉल्स स्टेटमेंट है होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी mere एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। खाली सिर्फ अगर आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो इसे हम फ्रॉड नहीं मानेंगे। आपका ऐसा सजेशन होना चाहिए जो कि फॉल्स हो, मतलब ट्रू ना हो, और साथ ही साथ में आप ये चीज बिलीव कर रहे हैं कि ये जो सजेशन है वो ट्रू नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है सेकेंड एक्ट। सेकेंड एक्ट कहता है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट। या तो आप कोई फैक्ट का बहुत एक्टिवली कंसीलमेंट कर रहे हैं बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ फैक्ट, आपको पता है और आपके पास नॉलेज है और आप इस बात का बिलीव करते हैं इस फैक्ट का, ठीक है, बट फिर भी आप इस चीज को एक्टिवली कंसील कर रहे हैं इस फैक्ट को। देखिए इसमें बहुत चीज इंपॉर्टेंट है जानना कि जब भी एक्टिव कंसीलमेंट होता है ये डिफरेंट होता है सिर्फ चुप रहने से। एक्टिव कंसीलमेंट में आपका एक एफर्ट लगता है, एफर्ट किस चीज का, टू सी दैट अदर पार्टी इज नॉट एबल टू नो द ट्रुथ। मगर जब आप साइलेंस रहते हो तब आप कोई एफर्ट नहीं डाल रहे होते हो,
बट एक्टिव कंसीलमेंट में आप एक एफर्ट डालते हो कि सामने वाले को कहीं ये ना पता चल जाए सच के बारे में, एंड ही इज मेड टू बिलीव एज ट्रू, और सामने वाली पार्टी को आप एक्टिवली कंसील करके फैक्ट को आप ये बिलीव दिलाते हो कि ये बात सच है, बल्कि असल में वो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए एक्टिव कंसीलमेंट को भी इसमें रखा गया फ्रॉड की डेफिनेशन। अब तीसरा एक्ट जो है जो हम पढ़ते हैं, प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। आपने एक ऐसा वादा करा है जिसमें आपकी कोई इंटेंशन ही नहीं है कि आप परफॉर्म करें। इन प्रॉमिस देयर इज डीम्ड टू बी अंडरटेकिंग टू परफॉर्म इट। देखिए, कभी भी किसी भी तरीके का प्रॉमिस होता है तो एक आपके एक अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों आपस में एक अंडरटेकिंग देते हैं कि इस चीज़ को परफॉर्मेंस किया जाएगा। बट अगर आपकी इंटेंशन है उसे परफॉर्म करने की तो फिर ये फ्रॉड ही माना जाएगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने अगर किसी से पैसे लिए हैं उधार, ठीक है, मैंने कहा मुझे 2,000 रुपये दे दो उधार, सामने वाले ने दे भी दिए हैं, बट अगर मेरी इंटेंशन ही नहीं है कि मैं उसे वापस दूंगी, प्रॉमिस तो कर दिया मैंने कि मैं वादा करती हूँ कि 2,000 रुपये वापस दे दूंगी 1 महीने बाद, बट मेरी टेंशन नहीं है उस समय परफॉर्म करने की, तो ये क्या होगा, दिस एक्ट विल अमाउंट टू फ्रॉड। फोर्थ एक्ट पढ़ते हैं, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। देखिए, बहुत ही ब्रॉडर लाइन है, कोई भी एक्ट जिसमें धोखा हो सके, फिटेड टू डिसीव, ठीक है, ये काफी वाइड स्कोप है इसका। एंड फिफ्थ जो पॉइंट है इसमें देखते हैं, एनी सच एक्ट या फिर ओमिशन एज अ लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। ऐसा एक्ट या फिर ऐसा ओमिशन, या तो कोई एक्ट होगा या फिर ऐसा आपने कुछ नहीं करा है जो कि लॉ स्पेसिफिकली कहती है कि ये एक्ट या फिर ये ओमिशन फ्रॉडुलेंट है, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा कि आप सजेशन कोई दे रहे हैं, एक ऐसी कोई भी पार्टी जो सजेशन ऐसा दे रही है जिससे खुद पता है ये सच नहीं है, ठीक है, तो फॉल्स सजेशन। सेकंड था एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, जिसके बारे में आपको पता है और आप नहीं बताना चाहते हैं सामने को कि उसे कहीं सच ना पता लग जाए। तीसरा हमने पढ़ा कि जो प्रॉमिस है मगर उसकी परफॉर्म करने की। चौथा हमने पढ़ा कि कोई भी एक्ट फिटेड टू डिसीव हो। और पांचवा हमने पढ़ा जहाँ पे कोई एक्ट या मिशन जहाँ लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर करता है कि ये फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं इसे। तो इसके तो हम लोग ये देख लेते हैं इसके इलिस्ट्रेशन से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक्सप्लेनेशन जान जाए। हमने ये डेफिनेशन पढ़ी सेक्शन 17 की, अब हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। ये कहता है एक्सप्लेनेशन कि सिर्फ चुप रहना, साइलेंस एज टू फैक्ट्स likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। देखिए, अगर आप सिर्फ चुप हैं, ठीक है, तो इसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल बट इसका रीजन ये दी गई कि आप सिर्फ साइलेंस फ्रॉड नहीं माना जाएगा, मगर साइलेंस होना फ्रॉड माना जाएगा कब, ये सिचुएशंस पढ़ते हैं जहां पर ड्यूटी ऑफ अ पर्सन कीपिंग द साइलेंस टू स्पीक, जहां पे ड्यूटी थी उस पर्सन की कि उसे बोलना चाहिए था, जो चुप्पी साधे बैठा है, या फिर साइलेंस इन इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो ये दो चीजें हो गई जहां पर हम लोग साइलेंस को फ्रॉड मानेंगे, बट जनरली साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं और समझते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा। तो पहला इलस्ट्रेशन है, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड। ये ए है और ये बी है। ए ने ऑक्शन से बी को एक हॉर्स सेल करा, मगर ए को ये चीज पता थी कि जो वो हॉर्स है वो अनसाउंड है, कुछ नहीं कहा इसके बारे में अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस। दिस इज नॉट फ्रॉड बाय ए। ऐसा देखिए, इसकी रीजनिंग ये थी, हर बार जरूरी नहीं है कि जो सेलर है वो ड्यूटी बाउंड नहीं होता कि वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे। इसके अंदर आपका जो बायर है उस पर भी ड्यूटी होती है, भाई वो कुछ चीज़ों को तो खुद ही देखे ना, कि अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट है, क्वालिटी ऑफ गुड्स कैसे हैं कैसे नहीं है,
इसके बारे में जानकारी वो खुद ही देखें। इससे रिलेटेड आपका एक बहुत ही फेमस केस है वर्ल्ड वर्सेस हॉब्स। इस केस में हुआ क्या कि जो हॉब्स था उसने वर्ल्ड को कुछ पिग सेल करे, ठीक है, जो कि हॉब्स को पता था, विच वर ऑफ हिज नॉलेज सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसे पता था कि भाई ये फीवर से पिग्स जो हैं वो सफर कर रहे हैं। पिग्स वर सोल्ड सब्जेक्ट टू ऑल फॉल्ट्स। जो बेचे गए थे पिग्स को, उन्हें बेचा ही इसी कंडीशन में गया था कि भाई जो भी फॉल्ट्स हैं आप उसे खुद ही लेकर वैसे ही आप लोग उसे अपनाएंगे। मगर हॉब्स ने क्या करा, इट डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ फीवर ऑफ पिग्स टू वर्ल्ड। हॉब्स ने इस बात को डिस्क्लोज नहीं करा। इस केस के अंदर कोर्ट ने एक नया रूल अप्लाई करते हुए बोला, केविएट एम्प्टर का, लेट द बायर बी अवेयर। इट वाज हेल्ड दैट seller was not bound to disclose that pigs were healthy because there was no fraud। ऐसे केस में फ्रॉड नहीं हुआ था, बायर को ही अवेयर होना चाहिए कि पिग्स कैसे हैं कैसे नहीं, वो ड्यूटी बाउंड नहीं। इसी की रीजनिंग यहाँ पढ़ते हैं इस केस के अंदर भी, जहां पर ए ने आपका सेल करा ऑक्शन से बी को हॉर्स, और वो अनसाउंड था और उसने इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करा, बट ये फ्रॉड नहीं था। क्यों, आइए इसकी रीजनिंग पढ़ते हैं। A contracting party is not obliged to disclose each and everything to other party। जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कोई ऑब्लिगेशन में नहीं होती है कि वो हर एक चीज आप दूसरी पार्टी को पता है। इफ अ पर्सन इज टू सेल हिज गुड्स ही इज अंडर नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज। अगर कभी भी सेलर जो है, अगर पर्सन कोई चीज गुड्स को सेल करता है तो मतलब कि जो सेलर है वो कोई ड्यूटी में नहीं है कि उसे डिस्क्लोज करना है डिफेक्ट्स ऑफ गुड्स। इफ ही मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट एज टू द क्वालिटी ऑफ हिज गुड्स इट वुड बी फ्रॉड, ठीक है। बट अगर उसने कोई झूठी स्टेटमेंट बोली है क्वालिटी ऑफ गुड्स से रिलेटेड, तब वो फ्रॉड माना जाएगा। देखिए देयर इज अ थिन लाइन, इसे समझते हैं, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। बट इफ इट merely keeps silence as regards to the defect in them there is no fraud। देखिए अगर वो सिर्फ चुप है, ओनली साइलेंट है रिगार्ड टू डिफेक्ट से रिलेटेड, तब ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। बट अगर ऐसी स्टेटमेंट में उसने कोई फॉल्स झूठी स्टेटमेंट दे दी है, फॉल्स स्टेटमेंट दी है रिलेटिंग टू क्वालिटी ऑफ गुड्स, तब आपका फ्रॉड माना जाएगा। समझ आया? एक बार दोबारा देखते हैं। सिचुएशन नंबर 1 जहाँ पे फ्रॉड माना जाएगा, सिचुएशन नंबर 2 जहाँ पे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। तो फ्रॉड कब माना जाएगा? जब सेलर ने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, तब में माना जाएगा फ्रॉड। वेराज फ्रॉड कब नहीं माना जाएगा? जब वो सिर्फ चुप है, वेयर ही कीप्स अ साइलेंस एज रिगार्ड्स टू डिफेक्ट इन द गुड्स। ऐसे केस में उसके पास कोई ड्यूटी नहीं होती है टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स ऑफ गुड। केविएट एम्प्टर का रूल अप्लाई होता है, तो इस केस में फ्रॉड नहीं माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। बीज एज डॉटर, ए है और ये बी है। ए जो है and has come of age, yet the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। देखिए इसके अंदर क्या है, ये ए है और ये बी है। ए ने सोल्ड करा है हॉर्स को, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन कुछ इस तरीके का है जहाँ पे ए की ड्यूटी बनती है बी को बताने की कि वो अनसाउंड है या नहीं, यहाँ पे ऑब्लिगेशन आती है। तो सिर्फ साइलेंस रखना इज नॉट फ्रॉड, मगर जहाँ पे ड्यूटी आ जाती है फादर की टू टेल हिज डॉटर अबाउट अनसाउंडनेस ऑफ हॉर्स, उस केस में क्या होगा, ये फ्रॉड माना जाएगा। तो ये ड्यूटी टू स्पीक का केस के अंदर हम फ्रॉड मानेंगे। तो ये उसी का एग्जाम्पल था जहाँ पे फादर और डॉटर का रिलेशन इस कदर था कि वहाँ पे एक ड्यूटी टू स्पीक उनकी बनती थी कि वो उनको सच बताएं, ठीक है, बट उन्होंने नहीं बताया, तो इसलिए फ्रॉड है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। बीन सेज टू ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल एज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। जब कोई चीज बेच रहे थे, हॉर्स बेच रहे थे, ये ए है बी, बी ने ए से कहा कि भाई मैं मान लूंगा, एज्यूम कर लूंगा कि हॉर्स साउंड है अगर तुम इस चीज को डिनाई नहीं करोगे। तो क्या करा, ए ने कुछ नहीं बोला। ऐसे केस में उसकी चुप्पी ही
वॉज इक्वलेंट टू स्पीच। तो ऐसे केस में क्या हुआ, फ्रॉड हुआ। अगर वो अनसाउंड निकला हॉर्स, तो कीपिंग साइलेंस इज अ फ्रॉड इस केस में, बिकॉज साइलेंस वॉज इक्वलेंट टू स्पीच। और हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था दैट मियर साइलेंस जनरली फ्रॉड नहीं होता है, बट फ्रॉड हम साइलेंस को कब कहेंगे, जहाँ पे ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक है, एंड सेकेंड जहाँ पे साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच। ठीक है, चलिए अब डी हम लोग इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं कि क्या कहता है। ए एंड बी being traders upon a contract. A has private information of a change in prices which would affect B's willingness to proceed with the contract. He is not bound to inform B. देखिए, ये एक जनरल मार्केट में तरीका होता है कि ट्रेडर्स एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है कि प्राइसेस जिससे चेंज हो जाएं और ये इफेक्ट कर सकते हैं बी की विलिंगनेस कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो या ना हो। तो इसमें एक कोई ड्यूटी बाउंड नहीं कि वो बी को इन्फॉर्म करेगा। देयर वाज नो ड्यूटी टू स्पीक, तो इसलिए वो चुप भी रह सकता है। भाई बी की भी तो कोई ड्यूटी बनती है, लेकिन सामने वाली पार्टी की भी तो ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज़ को जाने पहचाने कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन है। अपने हक के लिए आप खुद भी तो बात करिए, आइए और इसको देखिए। तो इस केस में भी फ्रॉड नहीं हुआ बिकॉज देयर वाज नो ड्यूटी टू स्पीक। चलिए आइए कुछ केस लॉज देख लेते हैं। पहला है हमारा स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस टी सूर्य चंद्र राव। इस केस में बोला गया कि जो फ्रॉड होता है ये एक एक्ट ऑफ डेलिबरेट डिसेप्शन होता है विद डिजाइन ऑफ सिक्योरिंग समथिंग बाय टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ अनदर, ताकि in order to gain by another's loss. It is a deception in order to gain by another's loss. देखिए फ्रॉड इसमें बोला गया कि जो फ्रॉड होता है ये एक एक्ट ऑफ डेलिबरेट डिसेप्शन होता है ताकि आप अनफेयर एडवांटेज ले सको सामने वाली पार्टी से। ठीक है, बाय फ्रॉड इज मेंट एन इंटेंशन टू डिसीव। बाय फ्रॉड से ही पता लग रहा है कि भाई आपकी एक इंटेंशन है डिसीव करने की, वेयर इट इज फ्रॉम एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ एडवांटेज टू द पार्टी हिमसेल्फ और फ्रॉम इल विल टुवर्ड्स अदर इज इमटेरियल। भाई आपकी बाकी चीजें इमटेरियल है बट इंटेंशन बहुत मैटर करेंगी। तो इससे हमें ये पता चला कि जो फ्रॉड है इसके एक्सप्रेशन में दो चीजें इंक्लूड होती हैं। पहला, ये आपका डिसीट है, इंटेंशन टू डिसीट है, एंड सेकंड इंजरी हो पर्सन को जिसको आपने डिसीव करा है। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि मेरे पास एक कॉल आया कस्टमर केयर से कहीं से कि मैम आप अपने ना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बता दीजिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स, कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपको ना ये डिटेल्स हम जानना चाहते हैं आपकी। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं ना बैंक आके ये चीज़ सबमिट कर दूंगी, और मैंने फ़ोन कट कर दिया। इस केस के अंदर देखिए कॉल आया, अटेम्प्ट भी किया गया फ्रॉड होने का, बट और उनकी इंटेंशन भी थी डिसीट करने की, मगर मुझे कोई इंजरी नहीं हुई है। तो ये चीज़ हम ये चीज़ यहाँ से हमने क्या देखा, डिसीट, इंटेंशन टू डिसीट होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ में इंजरी होना भी बहुत ज़रूरी है टू द पर्सन डिसीट। जिसको धोखा दिया गया है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसको इंजरी भी तो हो। मेरे वाले केस में क्या हुआ कि जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स थी मुझे इंजरी नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने ऑप्ट करा कि मैं तो बैंक ही जाके सारी डॉक्यूमेंट्स दे दूंगी जो भी मुझे सबमिट करने हैं, जो भी मुझे डिटेल्स वहाँ भरनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम केस लॉ पढ़ते हैं, जहाँ पे कोर्ट ने डिस्क्राइब करा कि फ्रॉड को प्रूव करने के लिए शो करना पड़ेगा कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है हुआ है। कैसे? नोइंगली फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हुआ है। सेकंड, विदाउट बिलीव इन इट्स ट्रुथ। थर्ड, रेकलेसली केयरलेस वेदर इट बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये तीन केसेस बताए गए डेरी वर्सेस, ये तीन एलिमेंट्स बताए गए थे फ्रॉड से रिलेटेड डेरी वर्सेस पीक में। चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने फ्रॉड के अंदर दो एसेंशियल्स देखे। पहला एसेंशियल देखा, फटाफट इसको रिवाइज कर ले। तो पहला एसेंशियल हमने क्या देखा कि जी फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए, फिर आप खुद ही बिलीव नहीं कर रहे हो कि वो ट्रू है, और सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन नहीं होगा टू कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड। सेकेंड एलिमेंट जो था वो क्या था कि जो स्टेटमेंट शुड बी मेड विद द रॉन्गफुल इंटेंशन ऑफ डिसीविंग।
सामने वाले की जो पार्टी है जो डिसीव कर रही चाह रही है या फ्रॉड करना चाह रही है, उसका एक रॉन्गफुल इंटेंशन भी हो एंड इंड्यूस करे वो इस इंटेंशन से। और सारे एक्ट्स भी उसने करे हैं फ्रॉड के, वो इसलिए करे हैं ताकि वो इंड्यूस कर सके टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन दैट बेसिस। ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा था, मियर साइलेंस इज नो फ्रॉड, ये भी हमने पढ़ा था। और हमने इसके एक्सेप्शंस भी पढ़े थे कि फ्रॉड कब साइलेंस कब आपका फ्रॉड हो सकता है, जहाँ पे ड्यूटी टू स्पीक हो या फिर साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच हो। ठीक है। चलिए, तो फ्रॉड इज डन, सेक्शन 17 इज कंप्लीटेड। अब पढ़ते हैं सेक्शन 18 पे, जो कि है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 18, जिसमें कहा गया है कि ये पॉजिटिव असर्शन होती है ऐसे मैनर में नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव इज टू बी ट्रू। सामने एक पॉजिटिव असर्शन का आपने स्टेटमेंट दिया जो कि सच नहीं था, बट आपको लगा कि वो सच है। ठीक है, आप तो बिलीव कर रहे थे कि वो स्टेटमेंट सच है। सेकंड है एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव, आपकी इंटेंशन नहीं है डिसीव करने की। देखिए, यहीं से हमें पता लगता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में अंतर है बहुत मेजर। वो क्या है, इंटेंशन टू डिसीव करने का। मिस रिप्रेजेंटेशन में देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव, वेयर एज फ्रॉड में इंटेंशन टू डिसीव होता है। तीसरा है causing innocently party to an agreement to make a mistake as to substance of a thing which is subject of an agreement। ठीक है, आइए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है पॉजिटिव असर्शन, जो कि एक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट होता है किसी भी फैक्ट का बाय अ पर्सन ऑफ विच इज नॉट ट्रू, जो कि सच तो नहीं है मगर जो ये स्टेटमेंट बोल रहा था उसे लगा था कि सच है। तो ऐसे केसेस में मिस रिप्रेजेंटेशन काउंट होगा। तो इसके अंदर क्या एसेंशियल हुआ कि आपने एक फॉल्स स्टेटमेंट बोली, इनोसेंटली बोली, बिना किसी इंटेंशन टू डिसीव। अब चलिए सेकंड पे देखते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी। यहाँ पर ब्रीच ऑफ ड्यूटी है वेयर बाय द पर्सन मेक फॉल्स स्टेटमेंट gain some advantage at the cost of other party and the statement though false is made without an intention to deceive amount to representation। देखिए, जहाँ पे ड्यूटी तो ब्रीच हुई मगर जो इस बंदे ने फॉल्स स्टेटमेंट करी थी उसने क्या करा, गेन करा सम एडवांटेज एट द कॉस्ट ऑफ अदर पार्टी। ठीक है। अब पढ़ते हैं मिस्टेक के बारे में। इफ वन पार्टी इनोसेंटली कॉजेज अनदर पार्टी टू मेक अ मिस्टेक, अगर एक पार्टी इनोसेंटली दूसरी पार्टी को मिस्टेक से एट अ सब्सटेंस ऑफ अ थिंग विच इज सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। ठीक है, बाय मिस्टेक किस टॉपिक पे हुई है, ऐसे टॉपिक पे जो कि सब्सटेंस था, मटेरियल था, विच इज सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट, इज सेड टू बी मिसरिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक किस चीज का होना चाहिए, सब्सटेंस ऑफ अ थिंग। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट मैटर है एग्रीमेंट का। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेल करा एक हॉर्स बी को जो कि अनसाउंड था, मगर ए को खुद ही नहीं पता था इस फैक्ट को कि भाई जो हॉर्स है वो अनसाउंड है। He tells B that horse is sound, मगर उसने तो बी को कहा ना कि हॉर्स इज साउंड। ऐसे केस में मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ क्योंकि उसने ऑनेस्टली ये चीज बोली मगर ये स्टेटमेंट तो फॉल्स था। इंपॉर्टेंट है। और डेरी वर्सेस पीक में बोला गया था देयर वाज अ mere misrepresentation but no fraud as the statement has been made without an intent to deceive। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने देखा था कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, दैट इज इंटेंशन टू डिसीव। इसी के चलते अब हम ये भी समझ लेते हैं कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या क्या होता है। पहले तो हम यही देख लेते हैं, फ्रॉड एक डिसेप्टिव एक्ट होता है जो कि इंटेंशनली किया जाता है ताकि सामने वाली पार्टी को इन्फ्लुएंस कर सके कि वो एंटर में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके, इसे हम बोलेंगे फ्रॉड। वेयरएज मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये आप रिप्रेजेंट करते हो कोई मिस स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि गलत है, फॉल्स है, मगर आपने इनोसेंटली बोली है क्योंकि आपको लगता था कि वो सही है स्टेटमेंट।
ताकि आप दूसरी पार्टी को परसुएट कर सको टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 17 में किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज रिटन रॉन्ग हेयर, एंड मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18। पर्पस टू डिसीव अदर पार्टी, फ्रॉड में ये होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में होता है। देखिए फ्रॉड वेरिएशन इन एक्सटेंड ऑफ ट्रुथ के केस में फ्रॉड में क्या होता है, पार्टी जो है जो कि रिप्रेजेंटेशन कर रही है नोज दैट द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, उसे ये बात पता होती है कि स्टेटमेंट जो है वो सच नहीं, उसे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता, उसे लगता है कि मैं सच ही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं हूँ बोल रहा हूँ, बट वो स्टेटमेंट झूठ होती है, फॉल्स होती है। सेम में देखिए फ्रॉड जो है हम कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ में हम लोग उसे टॉर्ट में भी पढ़ते हैं। तो क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी पढ़ते हैं तो वहाँ एक रेमेडी दी गई, आप अपने जो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ये पार्टी के पास एक अधिकार होता है जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट से मिलता है कि आप अपने डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में आप सिर्फ अवॉइड कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो ये रेमेडी नहीं होती डैमेज वाली यहाँ। ओके, तो आइए देखते हैं अगला। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ लॉज इन कंसेंट। तो कंसेंट क्या क्या इफेक्ट होते हैं कि अगर कंसेंट में फ्लॉ हो तो पहला है सेक्शन 19 जहां पे बात की गई है वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स की विदाउट फ्री कंसेंट। अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर आपकी कंसेंट जो है वो फ्री नहीं होगी, अगर कोअर्जन, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और आपका मिस्टेक इन सब चीज़ों से अगर अफेक्टेड है तो आपकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं। बट अगर कंसेंट इस तरीके से ली गई हैं तो उनका इफेक्ट क्या होगा, अब ये पढ़ते हैं। सेक्शन 19 कहता है वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट। अगर कंसेंट जो है एग्रीमेंट में इज कॉज्ड बाय कोअर्जन, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, देखिए मैं तीन चीजें बोल रही हूँ, कोअर्जन, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, ऐसे केसेस में जो एग्रीमेंट है वो क्या होंगे, ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल होंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके ऑप्शन पे तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, ये एक्सरसाइज कौन कर सकता है, ये राइट वो लोग जिनकी कंसेंट इस तरीके से ली which was influenced by coercion, fraud and misrepresentation. There is no undue influence mentioned and mistake is also not mentioned there. Remember this. Section 19. तो जहां पर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे हमने कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, अब दो चीजें हैं, may if it thinks fit insists that the party shall be contract shall be performed and that he shall be put in position in which he would have been if the representations were made were true. देखिए एक और चीज बोली गई यहाँ पे, अगर आपकी कंसेंट ली गई है फ्रॉड या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन से, इसमें झूठ तो बोला गया था, मिस स्टेटमेंट तो बोली गई थी या नहीं, ऐसे केसेस में लॉ कहता है तो जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है जिससे कंसेंट ली गई थी, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन करके आपने कंसेंट ली, वो इंसिस्ट कर सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है आप परफॉर्म करो और आप उसी पोजीशन में उसे पुट करो इन विच ही वुड हैव बीन अगर वो रिप्रेजेंटेशंस सच होती तो। ठीक है, ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, आप उसे सेम पोजीशन में, बट इट इज एप्लीकेबल ऑन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। अभी ये एक्सेप्शन भी पढ़ लेते हैं, मगर अगर कंसेंट हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन और साइलेंस, फ्रॉड बाय साइलेंस से लिया गया हो, ठीक है, ऐसे केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वॉइडेबल नहीं होते। कब नहीं होते इसकी भी सिचुएशन दी गई है, अगर पार्टी जिनकी कंसेंट ली गई थी इस रिप्रेजेंटेशन या साइलेंस बाय फ्रॉड से के पास थे कि वो डिस्कवर कर सकें कि ट्रुथ क्या था विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस। देखिए इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस रिप्रेजेंटेशन और आपका फ्रॉड बाय साइलेंस, इस केस के अंदर आपके पास कोई अधिकार नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल ये वाला राइट ऑप्ट कर सकते। कब, ओनली व्हेन कि अगर आपके पास मीन थे कि आप सच्चाई को देख सकते थे अगर आप कुछ एक्ट्स कर लेते,
थोड़ा सा भी दिमाग लगा के या फिर कोई भी एक नॉर्मल इंसान ऑर्डिनरी डिलीजेंस करके अगर सच्चाई का पता लगाना चाहता वो लगा लेता। ऐसे केसेस में आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये जो अधिकार आपको मिला गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइडेबल कर सकते हैं, ये अधिकार आपको नहीं दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, ये समझते हैं कि जहाँ पे फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन है which did not cause the consent of a contract of the party on whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentation was made does not render a contract voidable। देखिए थोड़ी सी खिचड़ी पक गई, धीरे धीरे समझते हैं। तो देखिए इन्होंने एक ऐसी सिचुएशन बोली है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो वॉइडेबल नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? अगर आपने फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन करा था लेट्स से किसी एक्स चीज के बारे में, बट ये एक्स चीज इनफ नहीं थी सामने वाले को वो इंड्यूस कर सके कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, उसने कुछ और चीज देखकर कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हुआ। ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ए है और ये बी है। ए की क्या इंटेंशन है कि मैं बी को धोखा दे लूं। कैसे? कि वो फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि मेरे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि 500 मॉल्स ऑफ इंडिगो जो है एनुअली मेड होते हैं ए की फैक्ट्री के अंदर, ताकि बी जो है उसकी फैक्ट्री को बाय कर ले। ए है, इसने झूठ बोला कि मेरी फैक्ट्री के अंदर 500 मॉल्स ऑफ इंडिगो बनते हैं एनुअली, ताकि जो ये बी है इसकी फैक्ट्री ले ले। अब बी ने क्या करा, इसने एग्जामिन करा अकाउंट्स, सारे के सारे फैक्ट्री के जितने अकाउंट्स थे, जिसमें ये पाया गया दैट कि सिर्फ 400 मॉड्स ऑफ इंडिगो ही मेड होते हैं एनुअली। इसको देखने के बावजूद जो बी है इसने बाय कर ली फैक्ट्री। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी ऑन अकाउंट ऑफ एज मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जो ये मिसरिप्रेजेंटेशन ए दे रहा था, ये जो स्टेटमेंट इसने दी, ये जो इसने स्टेटमेंट्स बोली है ए ने, टेंशन थी इसकी डिसीव करने की, ये जो ए है इसके ये जो इसने स्टेटमेंट सिर्फ सोलली उसके बेसिस पे बी नहीं, उसने अपनी बुद्धि लगाई और किसी और फैक्टर्स को देखकर उसने वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ और बाय करी फैक्ट्री। तो इस केस में जो बी है वो अपना जो ऑप्शन है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सके, तो ये चीज़ नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सेक्शन 19 का, होप समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब सेक्शन 19 को देखते हैं जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड बात करता है। यहाँ पे बोला गया पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट टू इंड्यूस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। जहाँ भी कंसेंट टू एन एग्रीमेंट ली गई है अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज करके, ऐसे केसेस में जो एग्रीमेंट होते हैं इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। ठीक है, इस केस में भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल ही होते हैं। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे कंसेंट आपकी अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई हो, आप उसे सेट असाइड कर सकते हो, वो अवॉइड कर सकते हो, या तो एब्सोल्युटली या फिर ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो कि कोर्ट को लगता है कि वो सही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल है, ये ए है, ये एक मनी लेंडर है, इसने 100 रुपये दिए बी को, तो ये पावरफुल पोजीशन में है, तो ये इसे इन्फ्लुएंस कर सकता है बी को, एक एग्रीकल्चरिस्ट है, एंड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करता है कि भाई बी जो है अब एग्जीक्यूट करे बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड 200 रुपये का जिसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा है पर मंथ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसको एक्सप्लॉइट ही तो कर रहा है, अनफेयर एडवांटेज कर रहा है ना। ए कोर्ट जो है ऐसी केस के अंदर इसको सेट असाइड कर सकती है बॉन्ड को और ऑर्डर कर सकती है बी को कि आप सिर्फ 100 ही रुपए दो और साथ में ऐसे इंटरेस्ट पे जो कि कोर्ट को सही लग रहा हो। ठीक है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम एब्सोल्युटली भी सेट असाइड कर सकते हैं या फिर ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पे जो कि कोर्ट को जस्ट लगे। Thus, अगर in case of flaw in consent of one party, the other party may have either, देखिए, right of recession of contract and right of to claim compensation। अब हम आखिरी फैक्टर पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग
जहाँ पे जो कंसेंट को इन्फ्लुएंस करता है, प्री कंसेंट को, वो है मिस्टेक। तो मिस्टेक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मिस्टेक के बारे में हम लोग 3 सेक्शंस पढ़ेंगे इसमें। देखिए, कभी भी जब कंसेंट ली जाती है पार्टीज की और अगर वो मिस्टेक से है, मिस्टेक कोई आपने कोई किसी भी चीज़ के बारे में कुछ गलत बोल दिया या गलती से कोई चीज़ निकल गई, तो ऐसे केसेस में हम नहीं मानेंगे कि फ्री कंसेंट, जो कि बहुत ज़रूरी होता है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। ठीक है, अब ऐसा है इसके अंदर कि वन ऑफ बोथ ऑफ द पार्टीज मे बी वर्किंग अंडर सम मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस एप्रीहेंशन ऑफ सम फैक्ट रिलेटिंग टू एग्रीमेंट। देखिए, मिस्टेक कभी कभी समझ से रिलेटेड भी होती है। आपको कोई अक्सर ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में हो जाती है किसी ना किसी चीज़ की वजह से, या फिर आपको कोई फैक्ट से रिलेटेड कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे या तो एक पार्टी को कन्फ्यूजन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर दोनों ही पार्टीज को कोई कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे कि भाई इट इज कॉज्ड बाय मिस्टेक। देखिए, मिस्टेक जो होता है वर्क इन टू वेज, दो तरीके से हम कह सकते हैं। एक होता है मिस्टेक इन द माइंड, दैट इस केस में कोई जेन्युइन एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस केस में कोई कंसेंसस एट एडम नहीं हुआ, मतलब कि मीटिंग ऑफ द टू माइंड्स नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, हमें ये चीज़ पता है कि कंसेंट के अंदर हमने सेक्शन 13 में पढ़ा था कि कंसेंसस एट एडम मतलब मीटिंग ऑफ टू माइंड्स होना बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ को सेम सेंस में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप लोग मिस्टेक इन माइंड ही हो जाए तो ये एग्रीमेंट ही नहीं होगा, मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड है। ठीक है, क्योंकि इसके बेसिक्स ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस ही कोइंसाइड करा तो कोई जेन्युइन एग्रीमेंट ही नहीं होगा किसी पार्टीज में। ऑफर वाले जब ऑफर दिया कुछ और समझ रहा था, एक्सेप्टेंस वाला जब एक्सेप्ट करा कुछ और समझ रहा था। ऐसे केसेस में देयर इज नो जेन्युइन एग्रीमेंट। ठीक है, एक हो गया मिस्टेक इन द माइंड। सेकंड हम पढ़ते हैं कि देयर मे बी जेन्युइन एग्रीमेंट बट देयर मे बी मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट रिलेटिंग टू एन एग्रीमेंट। देखिए, सेकंड हम पढ़ेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आपका एग्रीमेंट तो जेन्युइन हो गया, मगर आप कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड आपने कहीं ना कहीं चूक गए एग्रीमेंट के अंदर। इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला हम देखते हैं कि मिस्टेक ऑफ बोथ पार्टीज। सेक्शन 20 के अंदर ये चीज इसके बारे में बोला गया। एग्रीमेंट जो होगा वो आपका वॉइड होगा कब? जब दोनों ही पार्टीज जो हैं एक मिस्टेक और इस मिस्टेक में है एज टू मैटर ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, एक ऐसे फैक्ट से रिलेटेड ही मिस्टेक में है और दोनों पार्टीज ही। तो इसका तो बेसिक्स ही अभी जो हमने समझा कि जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, सेम थिंग इन अ सेम सेंस, तो फिर एग्रीमेंट किस बात का? और एग्रीमेंट ही नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट किस बात का? इसलिए ये एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे। इसके एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि अगर कभी भी एरोनमस ओपिनियन होता है एज टू वैल्यू ऑफ अ थिंग which forms the subject matter of an agreement is not to be deemed a mistake as to matter of fact. इन्हें हम एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं सेक्शन 20 के एक्सप्लेनेशन को, जो कि कहता है कि जो एरोनमस ओपिनियन है किसी भी वैल्यू ऑफ अ थिंग जो कि एक सब्जेक्ट मैटर फॉर्म करता है एक एग्रीमेंट का, हम उसे नहीं मानेंगे कि वो एक मिस्टेक है एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। कुछ हम इलिस्ट्रेशंस देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि पहला इलिस्ट्रेशन कहता है कि जहाँ पर ए एग्री करता है टू सेल टू बी अ स्पेसिफिक कार्गो ऑफ गुड्स सपोज टू बी ऑन इट्स वे फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉम्बे। Turns out that before the day of the bargain, the ship conveying the cargo had been cast away and the goods lost. Neither party was aware of these facts. देखिए, इस केस में हुआ क्या? ए ने कहा कि मैं एग्री करता हूँ कि सेल कर रहा हूँ बी को कुछ स्पेसिफिक कार्गो ऑफ गुड्स, ठीक है, जो कि ऑलरेडी ऑन द वे है इंग्लैंड से बॉम्बे के लिए। मगर ये चीज़ टर्न आउट हुई बार्गेन के डे से पहले कि जो शिप है वो ऑलरेडी निकल चुकी थी और गुड्स लॉस्ट हो चुके थे। ना तो इस बात की खबर ए को और ना ही इस बात की खबर बी को।
दोनों ही पार्टीज इस फैक्ट को अवेयर ही नहीं के बारे में, तो एग्रीमेंट हमारा क्या हुआ, वॉइड हुआ इस केस, क्योंकि दोनों ही पार्टीज, बोथ द पार्टीज वर इन द मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन के बारे में। ये क्या कहता है कि ए ने एग्री करा टू बाय फ्रॉम बी, ए ने एग्री करा कि मैं बी से बाय करूंगा कुछ हॉर्सेस। इट टर्न्स आउट दैट हॉर्स वर डेड एट द टाइम ऑफ बार्गेन, दो नाइदर पार्टी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट। दोनों को ही नहीं पता था कि उस टाइम पे जब वो लोग बार्गेन कर रहे थे कि हॉर्स खरीदना है या नहीं खरीदना, उस टाइम पे हॉर्स डेड था। तो दोनों ही पार्टीज अवेयर नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट बाय बोथ पार्टीज, तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, आपका सब्जेक्ट मैटर या जो असेंशियल था एग्रीमेंट के लिए, घोड़ा ही तो खरीद रहे थे ना, वो ही नहीं है, तो फिर आप कैसे उस चीज को एग्रीमेंट आपका वैलिड होगा। अब यहाँ पे ए है, ठीक है, थर्ड वाला ये चीज भी पढ़ लेते हैं। ए बीइंग इंटाइटल्ड टू एन एस्टेट फॉर द लाइफ ऑफ बी agrees to sell it to C. He was dead at the time of agreement, but both parties were ignorant of fact. The agreement is void. इसमें भी दोनों पार्टीज ही अवेयर नहीं आपके ऐसे फैक्ट में जो कि असेंशियल टू एन एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट हमारा क्या हुआ, वॉइड हुआ। देखिए अब तक हम ना, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग अब तक यूज करते आए थे कि कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइडेबल जब हम वॉइडेबिलिटी की बात कर रहे थे, मगर जब हम मिस्टेक की बात कर रहे हैं हम एग्रीमेंट इज वॉइड यूज कर रहे हैं। हम एग्रीमेंट इसलिए बोल रहे हैं जहाँ पे दोनों ही पार्टीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट में थी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं। क्योंकि आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, हमने वाला भी उस चीज को आप बहुत ही मिस्टेक है कर रहे हैं, उस चीज को आपका कोई वो कंसेंसस एट एडम नहीं बन रहा है। इस केस के अंदर जब आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, तो फिर वो वॉइड कैसे होगा। इस केस में हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट इज वॉइड, नॉट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, कि कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के तो एसेंशियल्स ही पूरे नहीं हुए। चलिए अब देखते हैं, अगर अब तक हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 20 में, जहाँ पे मिस्टेक दोनों पार्टीज की होंगी, बट ऐसा भी तो केस हो सकता है ना कि अगर मिस्टेक सिर्फ एक ही पार्टी की हो। तो ये केस हम पढ़ते हैं, अगर मिस्टेक यूनिलेटरल हो, कभी भी मिस्टेक, कभी भी जो दो पार्टीज के बीच में अगर मिस्टेक सिर्फ एक की है तो हम क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल मिस्टेक। और अगर दोनों पार्टीज की मिस्टेक है तो हम लोग बोलेंगे बायलेटरल मिस्टेक। तो अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है, दैट इज कि सिर्फ एक ही पार्टी पे मिस इंप्रेशन है, वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट अफेक्टेड देयर बाय। इस केस में जो आपका एग्रीमेंट होगा वो प्रॉपर वैलिड होगा। ये सेक्शन 22 में कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड सिर्फ एक ही पार्टी को मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं, ये वैलिड होगा merely because it was caused by one of the parties being under the mistake as to matter of fact। क्योंकि एक ही गलती है, सामने वाला तो आपको प्रॉपरली हर चीज बता रहा है ना, आप नहीं समझ पाए तो ये गलती आपकी है। अगर गलती आप प्रॉपरली समझ नहीं पाए, आप सेम थिंग सेम सेंस कंसेप्ट एडम को यूज नहीं कर पाए प्रॉपरली, तो गलती सारी आपकी होगी। तो आप ये नहीं कोर्ट के पास जाएंगे कि कहेंगे कि जी कॉन्ट्रैक्ट में मेरे पास राइट है वॉइडेबिलिटी करने का और आप इसे कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। इसी केस के अंदर हमारी यूनिलेटरल मिस्टेक्स जहाँ पे होंगी, जहाँ पे एक ही पार्टी की गलती है, तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होंगे। Whereas अगर बायलिटरल मिस्टेक है जहाँ दोनों पार्टीज की गलती है, ऐसे केस में एग्रीमेंट जो है वो आपके वॉइड होंगे। ठीक है, ये भी आगे थोड़ा और देखते हैं, जहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में हम देखें। अगर अब मिस्टेक हो भी रही है लेट्स से आपके एग्रीमेंट में, तो वो मिस्टेक जो है एज टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, ना कि लॉ। ठीक है, क्योंकि वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं,
ये अफेक्ट नहीं होता बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। लॉ का आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि भाई हम लोग मिस्टेकन थे, हमें ये चीज़ नहीं पता था। इससे रिलेटेड हमारा जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो है सेक्शन 21, जो कि कहता है कि जो इफेक्ट होता है ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेबल। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो आपका वैलिड होगा। आप मिस्टेक एज टू लॉ नहीं ले सकते हैं, ये नहीं बोलेंगे कि मुझे पता नहीं था ये एक्ट भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, इसका एक नीचे इलिस्ट्रेशन है जहाँ पे बोला गया है कि ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इस ग्राउंडेड एरोनस बिलीफ पे कि एक पर्टिकुलर डेट जो है वो बार्ड बाय इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल नहीं होगा, इट इज नॉट वॉइडेबल, इट इज वैलिड बिकॉज इट वॉज कॉज बाय मिस्टेक एज टू लॉ इन फोर्स इन इंडिया एंड बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके वैलिड होंगे, वरना तो हर कोई एक्सक्यूज लेता रहेगा, जी हमें लॉ नहीं पता था, हमसे गलती हो गई। ठीक है, मगर अगर मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया, इट हैज द सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इसका इफेक्ट कैसा होगा? सेम जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होगा केस में। तो हमने आज फ्रॉड पढ़ा, हमने फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और इफेक्ट ऑफ फ्लॉज इन कंसेंट देखा और मिस्टेक देखी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यहीं पे हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय।